सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस लेक्चर रूम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया दैट वाज फंजे, इसका दूसरा लेक्चर था। तो उसमें हमने फंजे के बारे में पहले इंट्रोडक्शन दिया, जिन्हें फंजे क्या होते हैं, हम कैसे फंजे को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये हमने कल बताया। और उसके बाद इसके जनरल कैरेक्टर्स and then we discuss this general characters of kingdom फंजे, वो हमने डिस्कस किए। तो थर्ड पॉइंट जो हमने कल डिस्कस किया दैट वाज टाइप्स ऑफ फंजे, या इन अदर वर्ड्स आई कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ फंजे। तो उसमें मैंने बताया क्लासिफिकेशन में ये जो फंजे है दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज लोअर फंजे, सेकंड इज कॉल्ड एज हायर फंजे। तो जो लोअर फंजे दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एसेप्टेट या एसेप्टिक फंजे। दीज आर कॉल्ड एज सेप्टेट। तो ये जो एसेप्टेट है दीज आर आल्सो कॉल्ड एज मल्टीन्यूक्लियेट कंडीशन है दियर यहाँ पर, या सिनोस्टिक कंडीशन। तो इनमें यूनिन्यूक्लियेट कंडीशन है। तो उसके बाद मैंने कहा दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फाइकोमाइसीट्स। तो ये जो फाइकोमाइसीट्स हैं ये फिर बाद में दो ग्रुप्स में क्लासिफाई होते हैं। वन इज कॉल्ड एज मैस्टिगोमाइसीट्स, तो जिस कॉल्ड एज ज़ाइगोमाइसीट्स। ये जो हायर फंजे है मैंने कहा कि ये इनके तीन ग्रुप्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज एस्कोमाइसीट्स, सेकंड इज कॉल्ड एज बेसिडियोमाइसीट्स एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज डिटीरियोमाइसीट्स। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फंजे। तो यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया। तो आज यही हम जो ग्रुप्स है इनके हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले हम ले लेंगे फाइकोमाइसीट्स, जो आज हम डिस्कस करेंगे। फाइकोमाइसीट्स जो है दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एल्गल फंजे। ये आप लिखो, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एल्गल फंजे because of their aquatic habitat, यानी उनका habitat mostly some they are found in aquatic conditions, that is why they are called as algal fungi. They are called as, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जो फाइकोमाइसीट्स है उनका दूसरा नाम है क्या है, एल्गल फंजी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये इनमें सेप्टेशन नहीं होती है, इनमें एसेप्टिक कंडीशन होती है। दे आर कॉल्ड एज एसेप्टेट। तो अगर उनका माइसीरियम हम ले लेंगे तो इस माइसीरियम में द स्ट्रक्चरल यूनिट दैट इज कॉल्ड एज हाइफा, दैट इज मान लो हाइफा। तो ये हाइफा जो होता है इनमें, हाइफा और हाइफे, ये यहाँ पर फिलामेंट सेल ब्रांचड कंडीशन होती है इनकी। तो यहाँ पर सेप्टेशन नहीं होती है, तो इनमें न्यूक्लियस ये बहुत होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन इज देयर, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन, या जिसे हम सिनोस्टिक कंडीशन के आप लिखते हुए भी जाओ। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एल्गल फंजे, ये लिखा आपने। सो दे आर एसेप्टेट, that is there is no septation, in mycelium, or I can say hypha. So there is multinucleate condition. So the multinucleate condition is also called as सिनोस्टिक कंडीशन, इसे हम सिनोस्टिक कंडीशन भी कहते हैं। क्लियर? तो अगर इनका हैबिटेट हम ले लेंगे यहाँ पर, हैबिटेट क्योंकि जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं इनके,
तो हैबिटेट में दे आर एक्वेटिक, सम आर फाउंड इन मॉइस्ट प्लेसेस, ऑन लॉग्स या हम कहेंगे डेड वुड, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। बट सम आर आल्सो पैरासाइट्स आल्सो, सम आर पैरासाइट्स, सम आर पैरासाइट्स। तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं दे आर ओब्लिगेट, ये आप लिखो पॉइंट, दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट। जो भी पैरासाइट्स होते हैं वो ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, दे कांट चेंज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन और लाइफ स्टाइल, सो ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। तो इनका हाइफा मैंने बताया दे, ये फिलामेंटस ब्रांच होता है, एसेप्टिक होता है, इनमें मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन जिसे हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। तो अगर हम उनकी रिप्रोडक्शन ले लेंगे, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ राइजोपस, आपने राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ब्रेड मोल्ड, ये आप एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ। या और एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पर एल्बिगो। एल्बिगो जो है ये मस्टर्ड प्लांट जो होता है, मस्टर्ड प्लांट, उसके लीव्स पर ये इन्फेक्ट एज पैरासाइट होता है। आप लिखो एल्बिगो इज फाउंड एज अ पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट, उसके लीव्स पर ये होता है। ठीक है। और एक एग्जांपल लिखो आप म्यूकर। तो म्यूकर ये आप, मैंने कहा कि एग्जांपल दे सकते हैं, तो एक्सप्लेन करने के लिए सबसे अहम एग्जांपल आप लिख सकते हैं राइजोपस। तो अगर इनका हम यहाँ पर ले लेंगे प्लांट बॉडी या थैलस जिसे हम कहेंगे, द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज थैलस। तो इस थैलस में क्या होता है, नीचे साइड से यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं, जो मैंने पहले भी बताया पहले दिन, दीज आर कॉल्ड एज राइजोइड्स। राइजोइड्स आप ही लिखो, द यूनिसेलुलर hair like structures called as rhizoids, they come out and enter into the substratum। ये बाहर निकलते हैं और सबस्ट्रेटम में, so they act as roots, they act as roots, इनकी फंक्शन रूट जैसी होती है यहाँ पर। तो उसके बाद वो यहाँ हाइफा जो इस सबस्ट्रेटम, हम मान लो ब्रेड है यहाँ पर, इस पर फैल जाता है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कॉटनी स्ट्रक्चर है, ये पूरे के पूरे सबस्ट्रेटम पर फैल जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टोलनिफर या स्टोलन। तो इस पर फैल जाता है। तो उसके बाद यहाँ से फ्रूटिंग बॉडी निकल आती है, यहाँ से इसकी फ्रूटिंग बॉडी निकल आती है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, जिसका इज फ्रूटिंग बॉडी। आप ही लिखो, जब ये इसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी आती है, सो यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी निकल आती है, फ्रूटिंग बॉडी। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो दिस स्फेरिकल पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। तो सेकंड ये ट्यूब और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके टिप पर ये स्पोरेंजियम होता है, तो इसे हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, जिसका एज स्पोरेंजियोफोर, जिसका एज स्पोरेंजियोफोर। तो ये जो स्पोरेंजियम होता है, इसमें स्पोर्स होते हैं। तो जब ये स्पोर्स मैच्योर होते हैं, तो ये जो स्पोरेंजियल वाल होता है ये बर्स्ट होता है, यानी जब ये मैच्योर होते हैं स्पोर्स, तो उसके बाद यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट होता है। जब बड़े बड़े होते हैं, मैच्योर होंगे, तो दे विल कॉज प्रेशर। तो जो ये आउटर वाल है ये बर्स्ट होता है, फट जाता है, तो ये स्पोर्स बाहर आते हैं। तो उसके बाद अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेटम पर जाते हैं,
और वहाँ से फिर से जर्मिनेट होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस माइसीडियम इन केस ऑफ दिस फाइकोमाइसीट्स। तो फाइकोमाइसीट्स में अगर हम रिप्रोडक्शन ले लेंगे, रिप्रोडक्शन इज बोथ सेक्चुअल एज वेल एज एसेक्चुअल। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होती है और सेक्चुअल भी। पहले हम ले लेंगे यहाँ पर एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इनमें, तो यहाँ पर मैंने कहा कल भी ये एक्सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसमें सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। तो इस ऑर्गेनिज्म पर कुछ स्पेसिफिक पार्ट होता है जहाँ से ये रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर ये एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। आप लिखो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। तो स्पोर भी मैंने बताया स्पोर्स बनते हैं यहाँ पर, है ना। तो वो स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं। तो स्पोर्स नंबर 1 दे आर जू स्पोर्स, है ना, दे आर जू स्पोर्स। ये जो जू स्पोर्स होते हैं ये दीज आर मोटाइल, ये मोटाइल होते हैं, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। And the zoospores are motile. Second type of spore that is called as aplanospore. Aplanospore. तो ये एप्लानोस्पोर जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, दे आर नॉन मोटाइल। सो दे लैक फ्लैजिला, सो दे आर कॉल्ड एज नॉन मोटाइल। तो ये जो स्पोर्स मैंने अभी कहा ये स्पोरेंजियम में होते हैं, है ना। तो स्पोरेंजियम 4 पर होता है, तो इसमें ये बनते हैं। तो उसके बाद ये वाल जो है बर्स्ट होता है, स्पोर्स बाहर आते हैं। तो यहाँ पर सबस्ट्रेटम होता है, तो सबस्ट्रेटम पर ये पड़ जाते हैं। उसके बाद सो आफ्टर, आप इस तरह लिखो, आफ्टर फॉलिंग ऑन प्रॉपर सबस्ट्रेटम, आफ्टर फॉलिंग ऑन प्रॉपर सबस्ट्रेटम द स्पोर्स germinate and form new hyphae or mycelium. And after falling on proper the substratum, the spores germinate and form new hyphae or mycelium. तो ये रही सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। अब तो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पर, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है ये तो यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं। सो इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं। तो गैमेट जो बनते हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स, जो कल भी मैंने बताया आपको। 1 इज कॉल्ड एज आइसोगैमेट्स, है ना, याद है आपको। सेकंड इज कॉल्ड एज एनाइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स। थर्ड इज कॉल्ड एज oogametes। तो जो आइसोगैमेट्स होते हैं दे आर सिमिलर, दीज आर सिमिलर, ये सेम होते हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज आइसोगैमेट्स। एनाइसोगैमेट्स दीज आर डिसिमिलर, डिसिमिलर गैमेट्स। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एनाइसोगैमेट्स। तो oogametes भी डिसिमिलर ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेल गैमेट होता है स्मॉल इन साइज और एक्टिव होता है, फीमेल गैमेट लार्ज इन साइज बट पैसिव होता है। क्लियर। तो इनका फ्यूजन दैट विल बी कॉल्ड एज आइसोगैमी, है ना, आइसोगैमी। इनका फ्यूजन दैट विल बी कॉल्ड एज एनाइसोगैमी। और oogametes का फ्यूजन रिजल्ट oogamie, है ना। कभी कभी आपके एग्जाम में आ सकता है राइट ए नोट ऑन आइसोगैमी, oogamie और एनाइसोगैमी, है ना। या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस फंजी। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं। 1 इज कॉल्ड एज, एक तो मैंने कहा प्लाज्मोगैमी, आप इस तरह लिखो, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 steps are taking place. 1 is called as
प्लाज्मोगैमी, ये जो कल हमने डिस्कस किया, अब यहाँ पर सिर्फ बताऊंगा मैं। सेकंड इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी, थर्ड इज कॉल्ड एज मियासिस। तो यहाँ पर डाइकैरियोटिक कंडीशन कल मैंने बताया आपको, मान लो ये एक गैमेट है, ये दूसरा गैमेट है, तो ये फ्यूज होंगे तो 2n कंडीशन, डिप्लॉयड कंडीशन यहाँ पर बनेगी, है ना। तो क्या यहाँ पर जब प्लाज्मा बोर्ड की तरफ आप देखो, पहले इसी को, जब गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं तो प्लाज्मोगैमी होती है ना, पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है, तो उसके बाद कैरियोगैमी होती है। यहाँ पर ये वक्फा नहीं लेते, आप ही देखो, कैरियोगैमी इज फॉर्म साइमल्टेनियसली आफ्टर प्लाज्मोगैमी। यानी कैरियोगैमी जो होता है साथ ही जब प्लाज्मोगैमी होती है तो ये भी साइमल्टेनियसली, यहाँ पर ये वक्फा नहीं होता है, यहाँ पर डाइकैरियोटिक कंडीशन नहीं बनती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है ना आपको, इन फंजे डाइकैरियोटिक कंडीशन और डाइकैरियन इज फॉर्म्ड इन फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, वट एवर इट मे बी, तो उस वक्त आप यही कहेंगे जो फाइकोमाइसीट्स है इनमें डाइकैरियोटिक कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लाज्मोगैमी, तो प्लाज्मोगैमी के बाद साथ ही कैरियोगैमी होगी, तो कैरियोगैमी के बाद मियासिस, यहाँ पर मियोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। तो मियोस्पोर्स उसके बाद माइटासिस में चले जाएंगे, तो बहुत स्पोर्स यहाँ बनेंगे, तो ये स्पोर जो है मेजर हो जाएंगे, तो ये वाल जो है बर्स्ट होगा यहाँ पर, तो ये बाद में जर्मिनेट होते हैं, नया हाइफा बनाते हैं। तो यहाँ पर जाइगोस्पोर भी बनता है। कुछ ऐसे भी केस से, फॉर एग्जांपल यही ले लेंगे हम, राइजोपस, इसमें जाइगोस्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। आप लिखो राइजोपस, जाइगोस्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी जाइगोस्पोर बनता है यहाँ पर। तो जाइगोस्पोर मैंने कल भी कहा आपको, दो स्ट्रैंड्स आते हैं, ठीक है, या दो हाइफा आते हैं। तो ये हाइफा जो है दे लाई साइड बाय साइड, वन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव स्ट्रैंड, अदर इज कॉल्ड एज नेगेटिव स्ट्रैंड। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो पॉजिटिव इज कंसिडर्ड एज मेल, नेगेटिव इज कंसिडर्ड एज फीमेल। तो उसके बाद ये जो सेल वाल इनका है, ये तो अब बाहर की तरफ निकलेगा, इट विल फॉर्म ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो इसका अपोजिट स्ट्रैंड है वो भी यही प्रोसीजर फॉलो करेगा। तो यहाँ से भी ये सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन विल कम आउट एंड फॉर्म ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो उसके बाद यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे, यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो उसके बाद ये जो बीच में ये वाल है ये डिज़ाल्व होगा, तो इसका साइटोप्लाज्म ये कंबाइन होगा, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्म कंबाइन होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज जाइगोस्पोर, दिस कॉल्ड एज जाइगोस्पोर। ये तो जाइगोस्पोर बनता है, तो इसमें प्लाज्मोगैमी होगी, उसके बाद कैरियोगैमी, तो यहाँ पर डिप्लॉयड कंडीशन बनेगी, तो उसके बाद फिर से मियासिस, सेम प्रोसीजर। सो इन सम केसेस जाइगोस्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सो दिस इज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन दिस फंजी। तो आप कभी कभी आता है व्हाट इज़ द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, उनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस का क्या है। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में यहाँ पर कुछ हम लैब में इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के जो राइजोपस इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो कुछ दे शो नेगेटिव रोल बिकॉज दे आर पैरासाइट्स, दे हैव, ये जो एल्बिगो अभी मैंने बताया, एल्बिगो ये मस्ट तौर पर डिजीज़ काज करता है ना, वाइट पैच लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर हम कहेंगे सम फाइकोमाइसीट्स काज डिजीज इन प्लांट्स, क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट फाइकोमाइसीट्स, क्लियर। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो मत है। तो आप आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक तो जनरल कैरेक्टर्स आ सकते हैं या डेफिनेशन आ सकती है। तो जो आपका नीट है उसमें से ऑब्जेक्टिव आते हैं, यहाँ पर जो मैंने पॉइंट बताया कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव आ सकता है इसमें। नाउ सेकंड क्लास जो इसका है दैट इज कॉल्ड एज एस्कोमाइसीट्स। सेकंड क्लास दैट इज कॉल्ड एज
एस्कोमाइसीट्स, आप ही लिखो एस्कोमाइसीट्स। तो एस्कोमाइसीट्स जो है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज सैक फंजी। आप ही लिखो, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज सैक फंजी। तो जो उनकी फ्रूटिंग बॉडी है दैट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर। आप ही लिखो द फ्रूटिंग बॉडी जो इनमें होती है दैट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो उसे हम एस्कस बोलते हैं, एस्कोकार्प। द फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एज एस्कोकार्प। द फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एज एस्कोकार्प। तो वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो अभी तो इनको सैक फंजे भी कहते हैं। क्लियर? कोई अगर कहेगा वाई दे आर कॉल्ड एज सैक फंजे, इट इज़ बिकॉज दे आर दिस फ्रूटिंग बॉडी सैक लाइक स्ट्रक्चर, सो इनको हम सैक फंजे भी कहते हैं। तो फंजे में लार्जेस्ट ग्रुप है, यानी आप लिखो इट इज़ लार्जेस्ट ग्रुप इन फंजे, अबाउट आर मोर देन 35,000 स्पीशीज़। ये जो फंजे जो है ना, फंजे किंगडम, तो इसमें ये ग्रुप जो आता है कौन? एस्कोमाइसीट्स लार्जेस्ट ग्रुप है, तो इट कंटेन्स मोर देन 35,000 स्पीशीज़। क्लियर? तो ये जो अगर हम अब इनके जनरल कैरेक्टर्स ले लेंगे, जनरल कैरेक्टर्स, तो पहले हैबिटेट ले लेंगे। हैबिटेट, तो हैबिटेट में दीज आर फाउंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर, काउडंग ले लेंगे हम, उस पर ये होते हैं। दीज आर फाउंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स, तभी तो हम इनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है? तो कुछ यहाँ पर सम आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स आल्सो। या आप इस तरह लिखो, सम एक्ट एज डिकम्पोजर्स। तो कुछ इनमें डिकम्पोजर्स होते हैं, दे काज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दे काज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो सम आर पैरासाइट्स, सम आर, फॉर एग्जाम्पल पक्सीनिया है, पक्सीनिया वो पैरासाइट है, वो डिजीज़ काज करता है वीट में। सम आर पैरासाइट्स एंड दे काज डिजीज टू द होस्ट, है ना? उसके बाद आप लिखो, तो कुछ स्पीशीज़ ऐसे भी हैं, दे आर कॉल्ड एज कॉप्रो, COPRO, कॉप्रोपोलस, कॉप्रोफिलस, सॉरी कॉप्रोफिलस लिखो आप, कॉप्रोफिलस, ये टर्म लिखो, ऑब्जेक्टिव आ सकती है। कॉप्रोफिलस यानी सम स्पीशीज आर कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मीन्स दैट ये काऊ डंग पर उगते हैं, हम दूसरे अंदाज में कहेंगे, यानी दीज स्पीशीज आर फाउंड ऑन काऊ डंग। जो काऊ डंग है उस पर ये होते हैं, जिस कॉल्ड एज कॉप्रोफिलस। तो ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। कॉप्रोफिलस मीन्स द फंजे विच आर फाउंड ऑन काऊ डंग, दे आर कॉल्ड एज कॉप्रोफिलस। तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ले लेंगे, दीज ऑल आर, आप लिखो दे ऑल आर मल्टीसेलुलर, आप लिखो दे ऑल आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट। कुछ कहना है? दे ऑल आर मल्टीसेलुलर, बट जो ईस्ट इसमें इसी में आता है, जो ईस्ट है, कल परसों भी मैंने कहा, तो ये एस्कोमाइसीट्स में आता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, ईस्ट बिलोंग्स टू, इट बिलोंग्स टू एस्कोमाइसीट्स। तो इसका नाम जो है कभी कभी ये आता है ऑब्जेक्टिव, द साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट इज, आप ये लिखो Saccharomyces. The scientific name of yeast is Saccharomyces. लिखा आपने?
तो ये फंजे जो है दीज आर सेप्टेट, क्योंकि ये हायर फंजे के साथ बिलोंग करता है ना। अभी मैंने जो अभी बताया क्लासिफिकेशन में, दे आर हायर फंजे। सो ये सेप्टेट होते हैं, आप लिखो दे आर सेप्टेट, यानी जो हाइफा है या माइसीलम है, आप लिखो द हाइफा आर माइसीलम इज सेप्टेट ब्रांचड, इट मे बी ब्रांचड सेप्टेट, यहाँ पर सेप्टेशंस है तो यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन होगी यहाँ पर। हाइफा इज सेप्टेट ब्रांचड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन होगी इनमें। तो जो स्पोर्स यहाँ बनते हैं, स्पोर्स आर फार्मड इन एस्कस, एस्कोकार्प में बनते हैं तो इसको एस्कस कहते हैं, सिंगल हम कहेंगे एस्कस, अगर एक से ज़्यादा दे आर कॉल्ड एज एसआई, ठीक। तो यहाँ पर जो स्पोर्स बनते हैं तो इस दे आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स, आप लिखो द स्पोर्स फार्मड आर कॉल्ड एज, द स्पोर्स आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, द स्पोर्स, इनको एस्कोमाइसीट कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प कहते हैं, स्पोर्स आर फार्मड एस्कस में, तो स्पोर्स आर कॉल्ड एज, ये बहुत से पॉइंट्स है ना। नंबर 1 दे आर कॉल्ड एज एस्कोमाइसीट्स, फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एज एस्कोकार्प, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन एस्कस, स्पोर्स आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स। तो ये जो ऐसा है, मान लो यहाँ पर इसमें स्पोर का नंबर, ये एक एग्जाम में आता है, स्पोर का नंबर जो है दैट इज फ्रॉम 4 to 8, आप लिखो द नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन एस्कस मे बी 4 to 8, the spores produced here in an एस्कस या SI, their number is 4 to 8, ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन। 4 से 8 तक, 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स अब ले लेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले लो, आप लिखो। एक तो यहाँ पर क्लेविसिपस, एस्परजिलस, ये भी आता है इनमें। मोरलस इनमें आते हैं। इनमें क्या कहते हैं हम, सेकंड पार्ट मोरलस आते हैं इनमें, और ये ट्रफल्स, ये लिखो ट्रफल्स, ये इनमें आते, दे आर एडिबल। तो जो हम खाते हैं ना मशरूम्स, दे बिलोंग टू दिस स्पीशीज़, जो खाते हैं ट्रफल्स इसमें आते हैं, मॉरल्स आते हैं, दीज आर कॉल्ड, जो ट्रफल्स और मॉरल्स हैं दीज आर एगेरिकस भी है यहाँ पर, एगेरिकस। तो ये एडिबल फंज है, हम खा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और एक अहम इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ आती है, दैट इज कॉल्ड एज नीरोस्पोरा। सुना है आपके एनसीईआरटी में शायद दी गई है एग्जाम्पल, नीरोस्पोरा है, नीरोस्पोरा। तो नीरोस्पोरा जो है वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़, बिकॉज इस पर सबसे बहुत ज़्यादा काम जेनेटिक्स के एतबार से हम ले लेंगे, प्रैक्टिकल एतबार से ले लेंगे, लैब के एतबार से ले लेंगे। और किस पर, नीरोस्पोरा। तो दिस इज कॉल्ड एज ड्रासोफिला, आप लिखो, दिस कॉल्ड एज ड्रासोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है नीट में। नीरोस्पोरा इज कॉल्ड एज ड्रासोफिला ऑफ प्लांट किंगडम।
तो क्यों से ड्रोसोफिला पहले हम कहेंगे। ड्रोसोफिला जब आप 12th में आएंगे तो 12th में आप पढ़ेंगे मॉर्गन, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट था जेनेटिक्स का, तो उसने ड्रोसोफिला जैसे फ्रूट फ्लाई हम कहते हैं, बहुत काम किया इस पर हुआ है जेनेटिक्स के एतबार से। वो बट दैट बिलोंग्स टू एनिमल्स, है ना, ड्रोसोफिला बिलोंग्स टू एनिमल्स। तो प्लांट्स में नीरोस्पोरा पर सबसे ज़्यादा काम हुई। तो यहाँ पॉइंट देख लो, द ड्रोसोफिला इज कॉल्ड एज, ये द नीरोस्पोरा इज कॉल्ड एज ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। क्लियर। तो इसके बाद रिप्रोडक्शन अगर ले लेंगे इनकी, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में 3 टाइप्स आते हैं यहाँ पर। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑल 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उनमें पाए जाते हैं। तो फर्स्ट इज वेजिटेटिव, इसमें फर्स्ट इज कॉल्ड एज बडिंग, है ना, क्योंकि यीस्ट जो है तो वो अपनी पॉपुलेशन बडिंग से भी प्रोड्यूस करता है, इंक्रीज करता है। ये इस पर क्या होता है, स्मॉल, जो कल भी मैंने बताया, ए स्मॉल आउटवर्ड प्रोट्यूबरेंस, ये प्रोड्यूस होता है इसके बॉडी से, पेरेंट बॉडी से। सो दिस इज कॉल्ड एज बड, उसे हम बड कहते हैं। तो बाद में ये बड जो है ये नहीं मैच्योर होता है, पहले साइज के एतबार से या बाकी जो एस्पेक्ट से ज़रूरत है, तो ये मैच्योर होता है, एंड इट गेट्स मैच्योर, then gets detached from parent plant, this organism, and lives its life separately। तो मैच्योर होने के बाद ये सेपरेट होता है पेरेंट से, तो अपनी लाइफ जो है अलग गुजारता है। सो दिस कॉल्ड एज बडिंग। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो उनमें होती है, दैट इज बाय कोनिडिया फॉर्मेशन। आप ये लिखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कोनिडिया formation, it takes place by कोनिडिया फॉर्मेशन। तो अगर याद होगा कल जो मैंने लेक्चर दे दिया, तो मैंने कहा जो ये हाइफे होता है, जब ये फ्रूटिंग बॉडी बनाता है तो ऊपर से अरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो उस ट्यूब पर ऑल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कोनिडिया। तो जिस स्ट्रक्चर पर ये बनते हैं, सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कोनिडियोफोर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कोनिडियोफोर। यहाँ एक बात मैं बताऊँ आपको, मैंने यहाँ बताया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं। तो स्पोर्स आउटसाइड नहीं बनते हैं, यहाँ पर स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी, दे आर कॉल्ड एज एंडोजीनियस। ये पॉइंट आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, एंडो, आप ये लिखो एस्कोस्पोर्स, ये पॉइंट लिखो आप, एस्कोस्पोर्स आर एंडोजीनियस, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस। कभी कभी ये पॉइंट आ सकता है, एस्कोस्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इनसाइड द, दैट इज इनसाइड द एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी। लेकिन जो कोनिडिया है ये तो फ्रूटिंग बॉडी में नहीं बनते हैं, बाहर ही बनते हैं। सो दे आर एक्सोजीनियस, कोनिडिया आर एक्सोजीनियस। ठीक है, नॉन मोटर ज़ाहिर है। तो ये जब मैच्योर होते हैं यहाँ पर, तो ये बाद में डिटैच होते हैं। तो डिटैच होने के बाद चाहे आयर की जो विंड है इसकी मदद से या और कोई है, तो ये सबस्ट्रेटम पर पड़ते हैं। तो सबस्ट्रेटम पर पड़ने के बाद ये जर्मिनेट होते हैं, दे गेट जर्मिनेटेड। तो जर्मिनेशन के बाद फिर से नया हाइफा बनाते हैं। क्लियर। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, आप ये लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स बनते हैं, लेकिन यहाँ दो तरीके होते हैं।
कभी कभी, कल भी मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है होल ऑर्गेनिज्म एक्ट्स एज गैमेट और एक्ट्स एज सेक्स सेल। कल भी मैंने बताया आपको, कभी कभी ऐसा होता है जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर मान लो, होल ऑर्गेनिज्म एक्ट्स एज सेक्स सेल और गैमेट, सो दैट इज कॉल्ड एज होलोकार्प। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट फीमेल ले लेंगे, इन सम केसेस इट इज होलोकार्पिक, यानी होल बॉडी एक्ट्स एज ए सेक्स सेल और गैमेट। आप लिखो होल बॉडी एक्ट्स एज ए सेक्स सेल और गैमेट, दैट इज कॉल्ड एज होलोकार्पिक। तो बाकी जो है इनमें सारा का सारा बॉडी होलोकार्पिक यानी कि सेक्स सेल नहीं एक्ट करता है, बल्कि उनमें कोई पार्ट वहाँ गैमेट्स बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज यूकार्पिक। तो इनमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, आप लिखो इनमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मल्टीसेलुलर है, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथ्रीडिया। मेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज, ये आप लिखो मेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एज एस्कोगोनिया। एस्कोगोनिया, ठीक है, एस्कोगोनिया। तो यहाँ से गैमेट्स बनते हैं, वो फ्यूज होते हैं, प्लाज्मोगैमी होती है, कैरियोगैमी होती है, फिर मियासिस होती है, स्पोर्स बनते हैं, है ना। यहाँ एस्कस बनता है, तो इस एस्कस में ये स्पोर्स फिर डिवाइड होते हैं, तो बाद में स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है सोमेटोगैमी भी होती है यहाँ, सोमेटोगैमी आप ही लिखो, इन सम केसेस सोमेटो, ये तो आपके एनसीईआरटी में शायद नहीं होगी, तो फिर भी आप लिख लो सोमेटोगैमी। सोमेटोगैमी, तो सोमेटोगैमी में क्या होता है, जो हाइफे होते हैं दे कम साइड बाय साइड, बस मिनट। तो यहाँ पर एक हुक बनता है, ये लिखो आप, ये ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में, यहाँ पर हुक बनता है, आप लिखो इन एस्कोमाइसीट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, इन एस्कोमाइसीट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन hook formation takes place. Hook formation takes place. Hook formation takes place. यहाँ पर हुक बनता है, तो इसे दिस आल्सो कॉल्ड एज क्रॉजियर, CROZIR, क्रॉजियर। ये हुक जो बनता है इसे हम क्रॉजियर भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये सिंगल सेल होती है, तो उसके बाद ये डिवाइड होता है, इसमें 3 सेल्स बनते हैं। कितने? 3 सेल्स, यहाँ पर 3 सेल्स बनते हैं ऐसे। सो दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल सेल, दिस इज कॉल्ड एज सब टर्मिनल सेल, ठीक है। तो इसे हम पेनिल्टिमेट भी कहते हैं, पेनिल्टिमेट सेल। तो दिस इज डाइन्यूक्लिएटेड, जो सब टर्मिनल सेल है ये डाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, ये जो है ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। सो यहाँ पर जो इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज होते हैं, तो उसके बाद 2n कंडीशन बनती है, तो उसके बाद यहाँ पर मियासिस होती है, तो 4 मियोस्पोर्स बनते हैं। तो जो फ्रूटिंग बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज एस्कोकार्प, उसे हम एस्कोकार्प बनते हैं। तो यहाँ पर एस्कस बनता है, मियासिस होती है, कितने बनेंगे? 1 को 4 बनेंगे। तो अगर फिर माइटासिस हुई तो 4 को बस मोकलो 8 मिनट में 4 को कितने बनेंगे? 8। सो दीज आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर। जो मैंने कहा कि 4 से 8 तक एस्कोस्पोर इसमें होते हैं। तो उसके बाद ये यहाँ से बाहर निकलेंगे तो सबस्ट्रेटम पर पड़ेंगे, तो उसके बाद ये जर्मिनेट होंगे, नए बनाएंगे। तो इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है तो वो हम कल ले लेंगे, क्योंकि टाइम क्लास का ओवर हुआ। तो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।